Namaste everyone. I am Krishna Veniji, your Vastu expert and coach. Today in the inspirational podcast journeys, today I am bringing you one of the most eminent numerologists of the country. If I say the list is endless, I would like to introduce Mr. Dr. Rajiv Leela Ramani sir for being here. So welcome to this program. Welcome to my podcast today. He was from a financial background, but how and when and why he became so passionate about numbers, let's hear it from himself. Welcome, sir. थैंक यू कृष्णा जी। सबसे पहले नमस्ते एंड जय गुरु जी आप सबको। एंड जैसे कि आपने अभी जो सवाल पूछा, बट उससे पहले आपको एक बार थैंक्स बोलना चाहूँगा टू इनवाइट मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ताकि मैं अपने व्यूज मासेस के अमंग Sir, यहाँ it's पर शेयर कर my सकूँ। एंड pleasure, my honor that you are here, and I could never even imagine. So I'm really happy to interview you today. नहीं नहीं, थैंक यू टू यू कृष्णा जी, आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और आप भी बहुत सारे इस तरह के लोगों को लेकर के आते हो, ताकि उनकी जो इन डेप्थ की जो बातें, उनकी जो एक्सपीरियंसेस है, वो मासेस के समक्ष आ सके, ताकि सारी लोगों को ये चीज़ों का ज्ञान मिल सके। बिकॉज आज तक हमने देखा हुआ है कि वीडियो जो यूट्यूब पर अपलोडेड होते हैं, दैट आर फ्लडेड विद सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, बट वहाँ से कुछ आप डिफरेंट यहाँ से कर रहे हो इस पॉडकास्ट के जरिए। तो थैंक यू वंस अगेन। Thank you, sir. It's just that when we see people struggle, then only people come to these occult sciences and they definitely get results. My life is a perfect example of that. So I thought that people's journeys are more important, why they are doing what they are doing. That why is very important for anybody to do something. So just we would like to start that how you started this numerology, what attracted you, being from finance background and now taking numerology to the world. How does it start? तो कृष्णा जी, बीइंग फ्रैंक, लाइक आपको पता होगा कि कभी भी करियर की जब बारी आती है, हमने बच्चों को कभी नहीं बोला कि बच्चे बेटा आप बड़े होगे तो आप एस्ट्रोलॉजर बनोगे, न्यूमरोलॉजिस्ट बनोगे, वास्तु कोई नहीं कंसल्टेंट बोलता है, बनोगे। कोई नहीं बोलता है। कोई हम नहीं बोलता। देखते हैं कि बच्चा आईटी इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इस तरह के जितने भी स्ट्रीम्स हैं, हम उसकी तरफ फोकस करते हैं। बट लाइफ में हमेशा से एक चीज बोली जाती है कि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, इस तरह के जो पर्टिकुलर अकल्ट साइंस होता है ना, उसे आप चूज नहीं करते हो, वो आपको चूज करती है। एंड दैट टू आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और कहीं ना कहीं इससे लिंक ऐसा क्रिएट हुआ मेरा भी। सो मैं जस्ट शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि बेसिकली आई हैव डन माय एमबीए इन फाइनेंस, एंड मैंने पुणे से किया था ना। पुणे से पास आउट होने के बाद मेरा पहला जो जॉब था वो मुंबई में लगा था। एंड वहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में जॉब लगना इन 2003 वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। लाइक आपको ना डायरेक्ट डीलिंग रूम में या रिसर्च में कहीं पर भी जॉब मिलना बहुत एक चैलेंजिंग होता था, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सिर्फ डेडिकेटेड था आईएम्स के बंदों के लिए। लेकिन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पर मुझे एक रिसर्च डेस्क को हैंडल करने के लिए एक मौका मिला। मैंने पहले तो 2-3 साल की ट्रेनिंग ली, सब कुछ सीखा। एंड आई देन लेटर ऑन आई वॉज हेडिंग अ रिसर्च डेस्क। एंड रिसर्च में आपको पता है कि किसी भी कंपनी के इन डेप्थ में जाना, उसकी बैलेंस शीट को पूरा रीड करना, फिर उसके नेक्स्ट 2 ईयर्स के प्रोजेक्शंस करना, उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पढ़ना, और फिर ये जो प्रोजेक्शंस होते थे, हमने कंप्लीट रिपोर्ट बनानी होती थी, एंड वी यूज्ड टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ फंड मैनेजर्स। और आपको पता है फंड मैनेजर के सामने ये सारी चीजें प्रेजेंट करना, यानी सो मेनी क्रॉस तो क्वेश्चनिंग और सो मेनी बम्बार्टमेंट्स होते थे, ये सारा कुछ तो बहुत ही चैलेंजिंग काम था। बट अपने काम के प्रति जब आपको प्यार होता है, बिकॉज बचपन से ही मेरा ये था कि कुछ ना कहीं ना मुझे स्टॉक मार्केट से बहुत प्रेम था, प्यार था, अटैचमेंट था। तो वहाँ पर मेरी ग्रोथ होती गई काफ़ी अच्छे। मैंने वहाँ पर रोल प्ले किया। एंड लाइफ में जैसे आप सब जानते हो कि हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई इशू आता है। मेरी लाइफ में भी आया। और जब इश्यूज आते हैं तो क्या होता है, हम किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी वास्तु कंसल्टेंट या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में मेरे जाते पास हैं। जाते हैं। जी। तो मैंने उस टाइम पर भी लाइक आई कंसल्टेड वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने काफ़ी सारी रेमेडीज बताई, मैंने उसको फॉलो किया, रिजल्ट्स वर गुड इनफ। बट ड्यूरिंग दैट टाइम मैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से भी मिला, एंड ही टोल्ड मी सो मेनी थिंग्स अबाउट माय नंबर्स। और अच्छा, ये बात है ऑलमोस्ट 2009 या 10 के आसपास की, जब मैंने किसी से कंसल्ट किया था। उस टाइम पर न्यूमरोलॉजी की अवेयरनेस इंडिया में बहुत ही रेयर थी, बहुत ही कम थी। देयर वर वेरी फ्यू पीपल प्रैक्टिसिंग अक्रॉस द इंडिया। अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर न्यूज़ चैनल के माध्यम से काफ़ी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में पता पड़ता है। उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस नहीं था, तो रिसोर्सेस मुझे भी ये नहीं थे। एक्चुअली, तो मुझे उस टाइम पर बिल्कुल नहीं लगता था कि कैसे पॉसिबल है कि कोई एक नंबर आपकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। लेकिन जब आप वापस अपनी दिनचर्या देखेंगे, ड्यूरिंग लाइक आपका जो दिन स्टार्ट होता है, वहां से अगर आप देखेंगे कि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो भी हम टाइम फिक्स करते हैं एज पर फिक्सर। नंबर्स। और यस। रात को सोने से पहले भी ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नंबर्स के हिसाब से देखते रहते हैं। तो थ्रू आउट द डे आपका नंबर्स के थ्रू क्रॉस कनेक्शन चलता ही रहता है।
इन नंबर्स का पर्टिकुलर कनेक्शन जब प्लैनेट्स के थ्रू और प्लैनेट्स के हिसाब से जब बहुत सारी गहरी स्टडीज मैंने करके देखी और फिर मैंने कुछ अपने बुक्स वगैरह स्टडी वगैरह किया, मैंने कुछ वीडियोस वगैरह भी देखा। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से ना मैं आप सबको एक बात और बोलना चाहूंगा कि मैंने 2 साल ना बहुत सारी बुक्स रीड आउट की, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल चैनल्स को भी फॉलो किया, मैंने बहुत सारे ऐसे भी वेबसाइट्स देखी और यूट्यूब के कंटेंट वगैरह भी देखे जिसने मुझे एक राह दिखाई कि हम्म, न्यूमरोलॉजी में आप किस तरह से चीज़ों को समझ सकते हो। समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जर्नी ना अधूरी थी, हम्म, फ्रेंकली स्पीकिंग। रीजन वॉज कि इन सबको देखने के बाद ना, यूट्यूब में सारा कंटेंट देखने के बाद ना, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। लेकिन हम्म, मैं बात कर रहा हूँ 2011 12 13 के आसपास की, अगर आप बात करेंगे देखेंगे उस टाइम पर, तो उस टाइम पर बहुत ही कम बहुत कंसल्टेंट्स कम। थे। फिर हम्म, उस टाइम ये लगता था कि मुझे यूट्यूब में पता पड़ता है या वेबसाइट से पता पड़ता है कि मिसिंग नंबर क्या होते हैं, रिपीटेड नंबर्स क्या होते हैं, और आपने करना है क्या है, किसी लेटर को प्लस या माइनस करके एक नेम करेक्शन कर देना है। और न्यूमरोलॉजी की बुक्स भी अब जाके थोड़ी बहुत हैं, पहले फिर भी बहुत कम होती थी न्यूमरोलॉजी की। पहले, जैसे मैंने बताया, बुक्स तो पहले भी थी, लेकिन पहले क्या था कि मतलब अवेयरनेस नहीं थी इस अवेयरनेस थी। सब्जेक्ट के बारे। तो इंसान को लगता था कि मुझे क्या करना है, कहीं ना कहीं वेबसाइट के थ्रू जाता था या जो भी मार्केट में बुक्स, मैंने पर्सनली रेलवे स्टेशन से जो बुक स्टॉल्स होते हैं वहां से कई सारी बुक्स ली, मैंने हिंदी में भी पढ़ा हुआ है, मैंने इंग्लिश में भी रीड किया हुआ है। फिर मैं मार्केट में भी जाता था, मैंने दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी बहुत सारी बुक्स परचेज की। एंड आप हम्म, इमेजिन नहीं करेंगे, उसके बाद तो किंडल आया, अमेजोन आया, बहुत सारी बुक्स आपको बहुत मिलने सारी। लगी। जी। आई हैव गॉन थ्रू मोर देन 1200 बुक्स इन माई लाइफ, सिर्फ अमेजिंग न्यूमरोलॉजी सर। से कनेक्टेड। लेकिन होता क्या है ना कि कोई भी अगर आप मुझसे बुक पूछेंगे कि ऐसी कौन सी बुक है जो मैं न्यूमरोलॉजी वहां पर रीड करके मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकूं, तो ऐसी कोई भी बुक नहीं। कोई। क्योंकि क्या होता है ना, हर पर्सन का अपना एक्सपीरियंस होता है। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, कि आप एक्चुअली नंबर्स को एक्चुअली कैसे ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व होता है। करते हैं। थियोरी क्योंकि तो हम आप पढ़ते रहते हैं, कोर्सेज भी अटेंड करते रहते हैं, बट हाउ यू सी कि वो नंबर का बिहेवियर पैटर्न कैसा है, हमने आसपास के लोग कैसे हैं, कि नंबर्स के ज्ञान होने से हम पहचान सकते हैं हमारे पास वाला बंदा जो खड़ा है वो कौन से नंबर का है। एग्जैक्टली exactly, और यही हुआ था उस टाइम पर कि क्या था कि आपको पता होगा कि जब भी कोई एक ऑथर कोई बुक लिखता है, पब्लिश करता है, तो आपको पता होगा कि समवेयर अराउंड 300 to 400 पेजेस। अब 1 to 9 प्लैनेट्स हो या 81 कॉम्बिनेशन हो, लैंग्वेज और मोस्टली सबकी एक ही होती है। एक ही तो होती आउट ऑफ 300 to 400 पेजेस ना, उसके पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो एक्सपीरियंस होते हैं वो सिर्फ 3 या 4 पन्नों में होते हैं, पेजेस में। है। हम्म। तो आप सोचो कि इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद बुक्स। थोड़ा 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 इकट्ठा कर करके, फिर उनको कंबाइन करके, फिर ऑब्जर्व करके, फिर जाकर ये हुआ कि बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। मिली। और हम्म, फिर मैं मार्केट में आया ताकि लोगों को कंसल्टेशन बेटर वे में दे सकूं। क्योंकि मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की थी तो मैंने भी 2 साल तक यही किया था कि मैचिंग नंबर क्या होते हैं, रेमेडीज में क्या क्या चीज़ें दी जाती है। तो काफ़ी सारे मुझे इस तरह के भी रिस्पॉन्स मिले थे कि राजीव जी आपने ये काम तो शुरू कर दिया बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम्म। आप हमारा नाम करेक्शन तो आपने कर दिया, लेकिन पहले से भी लाइफ मेरी अब बेटर तो हुई नहीं, और ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में आ गया। तो हम्म। इस तरह के जब क्वेश्चंस आते थे ना, तो इसने मुझे और हमारी और पुश ज्यादा किया लर्निंग, और ज्यादा लर्निंग के लर्निंग कि लिए। क्या है, क्या क्या है मिसिंग ये? है। करेक्ट करेक्ट। मतलब आपने फिर सारा चीज, जो 1200 बुक्स आपने जितनी भी पढ़ी, आपने खुद से पढ़ी, खुद की रिसर्च करी न्यूमरोलॉजी के बारे में। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। 2014 के आसपास, 2014-15 में मेरा जो क्रेज था न्यूमरोलॉजी के लिए वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि मेरी वाइफ मेरे बेटे को लेकर के रात को 10 साढ़े 10 बजे जब सोने चली जाती थी, उसके बाद मैं ड्राइंग बाहर हॉल में आता था, और फिर मैं रात को करीबन 1:30 से 2 बजे तक सारी बुक्स वगैरह रीड करता था। मेरा डेली का था कि एक बुक तो डेली कम से कम फिनिश करनी है। और ये तो कोई तभी कर सकता है व्हेन इट बिकम्स अ पैशन, जो अपने। एक्चुअली एक्चुअली अच्छा, फिर ये भी था कि इस पर्टिकुलर जर्नी में मैंने अपना जॉब छोड़ा, मैंने सारे काम छोड़ दिए, और जब मैं फुल फ्लैशली लाइक इसमें आ गया था, तो मेरे फादर ने भी बोला एक ही बात कि बेटा कहाँ मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए तुम्हारे एमबीए की पढ़ाई में, और कहाँ तुम पंडितगिरी में आ गए। हम्म। आज भी लेकिन यही है, आज भी आज भी राजीव जी, आज भी लोग यही सोचते हैं, जबकि आज के टाइम पे तो काफी लोग आ रहे हैं, थोड़ा बहुत परसेप्शन चेंज हो रहा है। सब यही, जब मैंने भी स्टार्ट किया था 4 साल पहले, मेरे को भी घर पे यही बोला गया था कि ये काम नहीं करो, बाकी कुछ भी करो। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। और इस बात को मतलब इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को इस नजरिए से नहीं देखा जाता था कि आप भी अपनी मार्केट में क्रेडिट क्रिएट कर सकते हो, क्रेडिट हम्म। वर्दीनेस आप वहाँ पर बना सकते हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद ना मेरी वाइफ ने, मेरे पापा मम्मी ने आपस में डिस्कस किया, बोले इसका तो ऐसा पैशन हो गया कि दिन रात ये सिर्फ बुक्स में ही लगा रहता है और सिर्फ इसी सब्जेक्ट में लगा रहता है। तो फिर धीरे धीरे मेरी फैमिली वालों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। लेकिन मेरे फादर ने एक ही बात बोला था कि इट्स ओके, अगर तुम्हें न्यूरोलॉजी में आना है बिल्कुल आओ, मुझे कोई इशू नहीं है।
लेकिन जो भी काम करो ना फुल पैशन से करना। पैशन से। जी। तो बात उनकी ठीक लगी, और फिर हुआ ये कि आपको पता है कि जब आप न्यूमरोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट अकल साइंस का जब आप इन डेप्थ में रीड करना शुरू करते हो, स्टडी करना शुरू करते हो, तो उसमें जो रेमेडीज दी होती है ना कहीं आपका कनेक्शन वो क्रिएट करती है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से भी। वास्तु से भी, यस, बिकॉज तो ऑल दीज थ्री साइंसेस आर वेरी डीपली इंटर रिलेटेड। वेरी ट्रू। फिर आपको क्या लगता है कि चलो न्यूमरोलॉजी के साथ एस्ट्रोलॉजी भी पढ़नी चाहिए, लाल किताब भी पढ़नी चाहिए, और होनी मुझे चाहिए। वास्तु वगैरह भी करना चाहिए। हम्म। तो वो जर्नी भी मैंने शुरू की, और एक दिन ऐसा आया कि मैंने विजिटिंग कार्ड जब बनवाया हुआ था, तो मैंने पापा को दिखाया फिर विजिटिंग कार्ड्स, और ऑनलाइन वगैरह भी था, तो पापा ने नाम पढ़ा राजीव लीलारमानी, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, और लाल किताब एक्सपर्ट। तो देखने के बाद ना उन्होंने बोला कि ये सब क्या है। मैंने कहा ये पापा इतने सब की कंसल्टेशन मैं देता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी एक्सपर्टाइज किस में है। एक्सपर्टाइज की। मैंने कहा पापा सब में। बोला था, पापा ने बोला कि एक्सपर्टाइज सब में नहीं हो सकती है, एक्सपर्ट तो तुम किसी एक में हो एक ही। सकते हो, एक ही। इसका ज्ञान हो सकता है लेकिन तुम एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो। वेरी ट्रू। तो उस दिन उन्होंने बोला कि कभी भी किसी भी चीज में जब भी आगे बढ़ना हो ना, किसी चीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज लोगे तो ही आगे बढ़ सकते हो। और इतने सारी चीजों का ग्रंथ अगर लेकर के चलोगे, तो वो बोलते हैं ना कि मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड जैक ऑफ नन, या जैक ऑफ नन। सॉरी दिस इज क्या व्हाट बोलते आई हैं, सॉरी आल्सो जैक हैड ऑफ ऑल ट्रेड रियलाइज्ड। मास्टर ऑफ नन। तो इस तरह की जब बातें थी, तो उनकी ये पर्टिकुलर बात भी मुझे उस टाइम पर सही लगी कि कहीं ना कहीं बात फैक्ट है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे सबसे ज्यादा पैशन जो क्रिएट हुआ था न्यूमरोलॉजी में हुआ था। फिर मैंने सारे सब्जेक्ट्स को साइड में रखा और सिर्फ न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही फोकस किया। जैसे आज भी देखो राजीव सर कि उसमें एक पैशन है, जैसे आपने बोला एक पैशन होना, एक एक चीज में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। एंड जैसे हर कोई वास्तु वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, palmist, जितने भी मोडालिटीज है सब डालते हैं। इज इट समथिंग के एक्सपर्टीज ही हमें फोकस करना चाहिए कि सब कुछ करना भी आना चाहिए सब कुछ, बट हाउ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट एक्सपर्टीज? जी आपका जो सवाल है वो भी ठीक है अपनी जगह पर, कि आज की डेट में हम दो तीन सब्जेक्ट्स या दो तीन पर्टिकुलर लाइन को चूज तो कर लेते चूज हैं, कर। लेकिन हमें उसके पीछे के डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज डिसमिलरिटीज दोनों पता होना चाहिए। अब यस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कई बार न्यूमरोलॉजी में ये बोला जाता है कि 36 फैमिली नंबर्स है, 369 आर फैमिली नंबर्स, वेर इन एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है 36 एंटी नंबर्स थ्री है। सिक्स एंटी नंबर से। तो बीइंग अ कंसल्टेंट ना आपको इसका जवाब पता होना चाहिए कि न्यूमरोलॉजी में ये फैमिली नंबर्स क्यों है और वहां पर एंटी क्यों है। इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जहां पर आपका जब फोकस या आपके जब क्या बोलते हैं लॉजिक जब क्लियर होंगे ना, तो वहां पर आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। हम्म। तो आप आज की डेट में सी फ्रेंकली स्पीकिंग, न्यूमरोलॉजी की जो स्टडी होती है फिर भी आप साल 2 साल के अंदर फिनिश कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि दो तीन हार्डकोर रिसर्च या स्टडीज करके भी आप स्टडी। न्यूमरोलॉजी की स्टडीज कंसल्टेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी सच अ सब्जेक्ट कि मिनिमम वेरी आपको वास्ट। 3 से 4 से 5 साल चाहिए। देयर आर मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस, यस। मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस को सीखने के लिए, और फिर रियल मार्केट रियल टाइम पर उसे प्रैक्टिस करके उसके ऑब्जर्वेशन को देखना, उसके रिजल्ट्स को देखना, वो एक डिफरेंट चीज होती है। डिफरेंट। तो मुझे ये लगता है कि एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में ना बहुत इन डेप्थ में आपको 3 से 4 साल मिनिमम चाहिए। हाँ, आपने चाहिए। यस। 12-15 साल की एक जर्नी कंप्लीट कर दी और सारे सब्जेक्ट को एक एक करके आपने बहुत इन डेप्थ में स्टडी की है, तो फिर आप कर सकते हैं। पर जैसे मैंने बताया कि मुझे तो थोड़ा ही टाइम हुआ था और मैंने सबका मिक्स एंड मैच करना शुरू कर दिया था, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है फिर। फिर बिकॉज ऑफ योर पैशन विथ नंबर्स आपने न्यूमरोलॉजी को चुना rather देन अदर दिस थिंग। करेक्ट करेक्ट। What is that one thing which you felt which has transformed you also personally because of the numbers? वो एक कोई एक ऐसी चीज जिससे आपको लगा कि नंबर सच में काम करते हैं? तो नंबर से पहले ना हमारी ऑरा काम करती है, हमारे विचार यस। काम करते हैं। विचार काम और कर। मैंने तो अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि आप जब भी मार्केट में एंटर करते हो, जब भी कंसल्टेशन के लिए आप अपने प्रोफेशन को, अपने काम को इसमें शुरू करते हो, तो पहले अपनी ऑरा शुद्धि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे कि वास्तु में हमने कई बार सुना है कि किसी भी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक हॉस्पिटल हुए, या फिर आप देखेंगे कि कोई मंदिर होता है, कोई बंद। रिलीजियस प्लेसेस होती है, वहाँ पर हम जब भी जाते हैं तो अपनी तकलीफों को लेकर के जाते हैं, हमारी हम्म। प्रॉब्लम्स को लेकर के जाते हैं। अब वो तो इतने हैवी इंस्टीट्यूशन है, और वास्तु में कई बार बोला जाता है कि किसी हॉस्पिटल या किसी मंदिर के आसपास के मकान को परचेज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यस, वी क्योंकि एडवाइज उसकी दैट। शेडो यस। वहां पर पड़ती है, तो वहां पर लोग तकलीफ होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उस घर में भी जाता है करके। आप सोचिए कि हमारे जैसे कंसल्टेंट्स के पास कितने सारे लोग आते हैं
प्रॉब्लम्स को लेकर के। यस, यस, तो क्या उनकी हम उतने पॉजिटिव हैं, हमारी ऑरा उतनी शुद्ध है कि हम उनकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर सके? ऑब्जर्व नहीं तो कर कई सकते। बार आप देखेंगे कि कितने सारे लोग इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आने के बाद इस पर्टिकुलर लाइन से या तो बाहर हो जाते हैं, इस काम को छोड़ देते हैं, उनकी ज्यादा लाइफ दिन में सस्टेन नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं। हम्म, तो ये पर्टिकुलर चीज मुझे मुझे सीनियर से पता पड़ी, मुझे अपने गुरुओं से पता पड़ी, और फिर उन्होंने बोला कि सबसे पहला काम जो होता है वो मेडिटेशन का होता है, साधना का होता है। और जी। साधना के थ्रू आप इन सारी चीजों को अचीव कर सकते हो। और फिर ये बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम्म, तो ये बात आती है कि मेडिटेशन और साधना के जरिए से आपका जो इंट्यूटिव लेवल होता है वो एक अलग ही तरह का होता अलग है। ही। जी। तो आपके मुख से जो भी बातें निकलती है, आपने जो भी रेमेडियल पोर्शन दिया, वो भी काम करना शुरू कर काम जाता है। करना क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी की ब्लेसिंग सब आपके पास में होती है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके पास में होती है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें जल्दी वहां पर क्लाइंट को रिजल्ट देना शुरू करती है। मतलब जो प्रैक्टिशनर्स हैं वास्तु एस्ट्रोलॉजी, जो भी अकल्ट साइंसेस के कितने भी हीलिंग मोडालिटीज हैं, टैरो है या और भी काफी सारी चीजें हैं, इनमें जो भी कंसल्टेंट्स हैं उनको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए एक साधना, एक मेडिटेशन करना एज अ पार्ट ऑफ लाइफ लेके आना इज बहुत इंपॉर्टेंट। ये इम्पोर्टेंस तो अभी हमने कुछ सालों से देखना शुरू की है, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज़ अगर आज की डेट में मैं अपने बच्चे के स्कूल में भी देखूँ ना, तो 10-15 मिनट का एक मेडिटेशन का पोर्शन जो होता है, पार्ट जो होता है, दैट इज हैड बीन मेड मैंडेटरी। मैं कि स्कूल में जैसे हमने देखा कि नेशनल एंथम होते हैं, प्रेयर्स होती हैं, लेकिन साथ में उसके बाद 10 to 15 मिनट का मेडिटेशन भी होता है। सो मेडिटेशन अकेला इसमें नहीं, हर फील्ड में आपको बहुत काम में आता है। बट पीपल फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट मेडिटेशन। कोई एक ऐसी टिप जो आप शेयर करना चाहें विच विल हेल्प पीपल टू डू मेडिटेशन, बिकॉज पीपल आर एक्चुअली डिस्ट्रैक्टेड एंड वेरी डिस्करेज कि कोई नहीं कर पाता है। डिस्करेजमेंट पता है क्यों होता है? क्योंकि हमारी लाइफ में ना एक राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अब हम्म। राहु कौन हो गया? इतना छोटा सा गैजेट। हाँ। तो नॉर्मल ये होता है कि एक नोटिफिकेशन की रिंग बजती है ना, हम तो देखते हैं सब। कि पता नहीं कहाँ से मैसेज आया हुआ है। सबसे बेस्ट ये होता है कि मेडिटेशन करते वक्त आपने अपने मोबाइल को साइलेंट रखना है, और उस टाइम पर 10 से 15 मिनट के लिए फैमिली का कोई मेंबर आपको डिस्टर्ब ना करे। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था ना, तो शुरू शुरू में आपको लगता है कि अभी आपकी एज ही क्या है, क्योंकि हमने इसको माना हुआ था कि मेडिटेशन तो 50 55 60 साल की एज में जब आएंगे तब करेंगे, अभी बूढ़े तो नहीं बुजुर्ग करेंगे। करते होंगे, हमारी उम्र नहीं एक्चुअली है करने की। यस, बट हाउ तो द टाइम्स हैव चेंज्ड। एक्चुअली तो होता क्या है कि जब मेडिटेशन में बैठने के लिए ना, मतलब आप मानिए कि 2 से 3 से 4 दिन थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती हैं, उसके बाद आपको इतना आनंद, इतना मजा आने लगता है ना, कि आप यस, पर्पस से मतलब टाइम निकाल करके उसको बैठना शुरू करते यस, हो। आई हैव और एक्सपीरियंस दैट। यस। मेरे केस में अगर आप देखोगे तो मैंने उस टाइम पर जब मेडिटेशन करना शुरू किया था ना, तो मैंने ओम का उच्चारण से शुरू किया था, ओम के चैंटिंग से शुरू किया था। और उस टाइम पर मेरे घर में स्पीकर्स ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने पैक्स फुल वॉइस में करके रखता था। तो मेरी वाइफ को भी ऑब्जेक्शन नहीं होता था, बिकॉज एक तरह से एक डिवाइन एनर्जी होती है, एक डिवाइन चैंटिंग होती है, तो एक पॉजिटिव माहौल भी उस टाइम पर बनता है। लेकिन धीरे धीरे उसने जब मुझे देखा कि मैं पूरी तरह से अब इसमें मेडिटेशन में आ चुका हूँ, तो कभी अगर बाई चांस अगर मेरे से मिस हो जाता है ना, तो मुझे बोलती थी क्यों आज मेडिटेशन नहीं किया। तो देर इज समवन टू पुश यू समझ। ऑल्सो। यस, यस। तो ये था कि एक रूटीन बन गया था। एंड वी ऑल्सो नो कि किसी भी पर्टिकुलर आपको एक जब अपने क्या बोलते हैं उसको, एक लाइफ में हैबिट या लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है, तो इट जस्ट टेक 21 डेज। हम्म। तो उसके बाद फिर मेरा ऐसा हो गया था कि डेली का रूटीन हो चुका था। और देखिए लाइफ में हर किसी का कोई ना कोई इशू या प्रॉब्लम होता ही है, बस मैं ये बोलता हूँ सिर्फ 10 मिनट के लिए उस सारी चीज़ों को आप भूल जाइए। एंड इसका फर्क ये भी पड़ता है कि आप किसी भी जॉब या प्रोफेशन में, अकेला ये नहीं है, कल साइंस में आप कहीं पर भी आप किसी से बात भी करते हो ना, तो हाँ। भी आपको उसके बारे में पता पड़ना शुरू हो जाता है कि उसके बॉडी जेस्चर से, उसके हाव भाव से, उसके स्माइल से, उसके गुस्से होने से, उसके देखने के तरीके से, उसके दिमाग में क्या विचार चल दिमाग। रहा है, यू जी। कैन इजीली मेक इट आउट। तो बहुत फायदे होते हैं इन सारी लाइक चीजों जैसे हम वास्तु के लिए भी, व्हेन आई डू मेडिटेशन एवरी डे, अगर किसी कहीं पे विजिट पे जाना हो, वी गेट दैट इंट्यूशन कि उस घर पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है वहां जाने से पहले ही। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आप बोल रहे हैं कि आप अगर किसी प्रेमाइसिस में जा रहे हैं, किसी घर या ऑफिस में जाते हैं, सो सॉरी, तो जैसे ही आपने उनके यूनिवर्स की एनर्जी में एंटर किया, उनकी स्पेस में एंटर किया, अगर वहां पर नेगेटिविटी है, तो आप जैसे कंसल्टेंट, जैसे जो मेडिटेशन करके जाते हैं, उनको इजीली आभास हो जाता है इन सारी यस, बातों का। यस। एंड वी कैन इजीली गेस द एनर्जीज, वहां पे पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, सब घर से निकलने के टाइम पे ही हमें वो चीजें इंट्यूशन में आ जाती हैं। व्हेन वी अच्छा, टॉक तो अबाउट यही होता है, मेडिटेशन। यस सर, गो ये अहेड। जब होता है कि इंट्यूशन आपको आभास आना शुरू हुआ। अच्छा, कई बातें क्या होती है ना कि किताबों में के जरिए हमने पढ़ा या प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा, कई बार ऐसी होती है आउट ऑफ इंट्यूटिव भी आपके मुंह से निकल जाती है बातें।
यस यस। तो वो एनर्जी फील करके जब आप क्लाइंट को बताना शुरू करते हो और वो बातें जब फैक्ट सच निकलती हैं, तो यहाँ पर क्लाइंट का ट्रस्ट भी आपके ऊपर डेवलप हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसका विश्वास भी, मतलब एक तरह से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बनना शुरू होता है। जैसे मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, nowadays there is a big thing कि everybody wants to do meditation at the Brahma Muhurta, and importance of that, why it is important to do meditation at the Brahma Muhurt, and is it difficult or how does it work? सबसे पहले तो बात आती है कि आज की जनरेशन में, अगर हम आज के टाइम फ्रेम में, जनरेशन नहीं बोलूंगा, टाइम फ्रेम में बोलूंगा, कि अगर हम देखें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हमारी जो हम्म। लाइफस्टाइल हो चुकी है, कि मुझे याद है कि बचपन में दादाजी के साथ जब मैं सोता था, खासकर जब टेरेस पे, तो वो सुबह ना 5 बजे दूध लेने के लिए जाते थे। हम्म। और उस टाइम पर जो टैप वाटर जो आता था सरकार जी गवर्नमेंट की तरफ जो जी। आता था, वो भी अर्ली मॉर्निंग में आता था। अर्ली मॉर्निंग तो बात आती। तो दादाजी जब सुबह उठते थे तो साथ में हमारी भी नींद खुल जाती थी, या फिर कई बार ऐसा होता था कि वो अर्ली मॉर्निंग जगा भी देते थे हमको। हम्म। तो उस टाइम पे तो जल्दी उठना समझ में आता था। आज की डेट में इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, देन आपका मोबाइल, इंस्टाग्राम, मोबाइल। फेसबुक, इतनी सारी चीजें होती है कि दिन भर हम स्क्रॉल करके रील्स देखते देखते हमारी हैबिट बन चुकी है कि हम लेट नाइट सोते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त तो Is वैसे it a स्किप हो good, जाता है। is it a good lifestyle which we all are following नहीं, right now? It is नॉट not. एग्जैक्ट, नॉट Yes. रियली। तो उसको सुबह का, चेंज करने के लिए हाउ someone can take a step, कि ये इतने सारे सोशल मैं गैजेट्स ना जो आपको हमें कई, सबकॉन्शियसली अफेक्ट कर रहे हैं। देखिए चीजें हमें पता है, हम्म। आपको पता है कि हमारे बच्चे जो हैं वेफर्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। जी। हम इतने सारे माध्यम देखते हैं यूट्यूब के कंटेंट के थ्रू, इतना सब कुछ देखते हैं कि किस तरह से प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। फिर हम्म। भी हमने ये सोचा कि जब बचपन से अभी तक हमने खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मेरे कुछ बच्चों नहीं। को चाहे, चलो आज एक दो खाने दो। तो हमने कहीं ना चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर दिया है, नेगेटिव हम्म। को। तो बात यही आती है कि सुबह मॉर्निंग के टाइम पर अगर आप देखोगे, तो लेट नाइट जगने के कारण सुबह एक तो जल्दी उठना नहीं हो पाता है। दूसरा, फिर जैसे ब्रह्म मुहूर्त के लिए आपने पूछा, ब्रह्म मुहूर्त अगर आपसे मिस हो जाता है, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का सबसे पावरफुल टाइम शास्त्रों में भी दिया हुआ है, लेकिन दो बेसिकली टाइम माने जाते हैं। एक होता है सूर्य उदय से 2 घंटे पहले तक, और एक होता है सूर्य अस्त के 2 घंटे बाद तक। 2 घंटे बाद। जी। ये पर्टिकुलर ऐसा समय होता है कि जहां पर कई बार आप देखोगे कि सूर्य उदय से कुछ समय पहले तक दिन और रात का मिलन होता है, यानी अंधकार और रोशनी का मिलन होता है। रोशनी का मिलन। सनसेट के बाद भी ये सेम प्रोसेस होता सेम है। प्रोसीजर। तो वैसे अगर आप देखोगे लॉजिकली, कि सूर्य और चंद्र कभी नहीं मिलते हैं, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है। तो हम ऐसे मानते हैं कि एक फेमिनाइन एनर्जी है और एक मस्कुलाइन एनर्जी है। मस्कुलाइन। लेकिन ये दो पर्टिकुलर समय ऐसे होते हैं जहां पर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों का मिलन होता है। और इसे हम दुनिया का एक तरह से रीसेट पॉइंट भी बोलते हैं। और इस टाइम हम बोलते हैं कि आकाश में जो तरंगे होती है, जो पॉजिटिविटी होती है, ये सबसे ज्यादा हाई पीक पर होती है। तो यस। कोई अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर नहीं उठ पाता है और मेडिटेशन नहीं कर पाता है, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सनसेट के बाद ही आप इसे कर सकते हो। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी ये देना चाहूंगा। आपने कभी भी ऑब्जर्व किया हो कि जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस होती है, चाहे मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर, कोई भी रिलीजियस प्लेसेस होंगी, सनराइज के पहले वहां पर प्रार्थनाएं होती है, रिलीजियस जी। प्रेयर्स होती है, यस और यस। सनसेट के बाद भी आपने बात ऑब्जर्व पर। किया होती है। दिन में कोई तो नहीं करता है, दिन में अर्ली कोई नहीं मॉर्निंग करता है। और आफ्टर सनसेट। और इसी टाइम पर अगर आप देखोगे कि मेडिटेशन का जो प्रोसेस होता है, ये भी सबसे ज्यादा इन्हीं टाइम, दो टाइम फ्रेम पे बोला जाता है। और तीसरी एक बार और अच्छी बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से या किसी विश को मैनिफेस्ट के हिसाब से भी हम बातें करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमारी विश मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है, तो सबसे बेस्ट टाइम भी यही माना जाता है, सनराइज से पहले का और सनसेट के बाद का। बात का। क्योंकि ये पर्टिकुलर जो होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि दिन और रात का मिलन होता है, इसे हम बोलते हैं शिव शक्ति की एनर्जी, ये यस। यान की एनर्जी। यंग ज्ञान की यहाँ पर एनर्जी। मैनिफेस्टेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो राइट टाइम पे मैनिफेस्ट करने से चीजें मैनिफेस्ट होती है, बिकॉज होती है, पीपल है कि होती है। हाँ हाँ, हम इतने ट्राई किए, हमने ये मेथड यूज किया, वो मेथड यूज किया, नहीं हो रहा, बट द टाइमिंग हैज टू बी राइट, कि कब क्या चीज करनी चाहिए। मेन तो टाइमिंग का ही खेल आता है सारा, क्योंकि आपका जो जुड़ाव है आपकी विश के प्रति, वो तो हम्म। 100% है, लेकिन टाइम अगर गलत है तो फिर आप उसका क्या कर सकते हैं। उसका क्या कर सकते हैं, हाँ। जैसे आपका पैशन इतना ज्यादा न्यूमरोलॉजी से है, आप न्यूमरोलॉजी में काफी सारे मिथ्स हैं कि एंटी नंबर्स, फ्रेंडली नंबर्स, आपके हिसाब से कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जो टफ कॉम्बिनेशन है, जिसको अननेसेसरली हाइप कर करके ज्यादा डरा दिया है? तो सबसे पहले तो मैं एंटी नंबर्स के लिए ही बोलूंगा, फिर नेगेटिव कंपाउंड नंबर्स के लिए बात करूंगा, और फिर नंबर हम्म। 248 के लिए भी बात यस। करूंगा। स्पेशली तो 1 और 8, जिसको लोगों को डरा दिया जाता है, अगर आप 1 और 8 के हो तो आप लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम में ही फंसे रहोगे या फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे, जबकि ऐसा है नहीं। इफ दे यूज देयर नंबर्स टू देयर स्ट्रेंथ, नथिंग लाइक दैट।
देखिए, सबसे पहले बिल्कुल आपकी बात ठीक है कृष्णा जी। सबसे पहले बात ये आती है कि एंटी नंबर्स की कैटेगरी में जैसे हम देखते हैं कि 1 8 3 6 2 9 4 9, ये बहुत सारे इस तरह के एंटी यस। नंबर्स होते हैं। लेकिन एंटी नंबर्स को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कई सारे केसेस में अगर आप देखोगे कि लोगों ने जोडिएक साइन की तरफ फोकस ही नहीं किया हुआ है। हम नहीं सब किया। बोलते हैं कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर। अब बर्थ और डेस्टिनी की तरफ अगर आप जाओगे तो न जाने ऐसे कितने सारे बर्थ होंगे कितने जिनके सारे पास सेम कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब जोडिएक साइन को आप देखेंगे तो वहां पर डिफरेंशिएट इट होना प्लेज शुरू अ हो वेरी जाता है। क्रूशियल रोल। अब मान लीजिए 1 8 का कॉम्बिनेशन है, वो लियो में बॉर्न हुआ, और 1 8 का कॉम्बिनेशन दूसरा कैप्रिकॉर्न में बॉर्न हुआ, इनके बीच जमीन आसमान का फर्क आपको यस दिखेगा। यस, एंटायरली लाइफ सर्कल इज कंप्लीटली डिफरेंट। वेरी ट्रू। तो अच्छा, फिर ये होता है कि एक पर्टिकुलर चीज को ना हम सिद्धांत एक तरह से एक रूल मानना शुरू कर देते हैं कि ये एंटी नंबर्स है। मैं तो बोलता हूँ कि 3 6 हो या 1 8 हो, आप उठा करके एग्जाम्पल देखिए। सचिन तेंदुलकर के पास 6 3 का कॉम्बिनेशन है, लेट श्री अब्दुल कलाम जी के पास 6 3 का कॉम्बिनेशन था, अनिल कपूर जो बॉलीवुड के एक्टर है उनके पास 6 3 का कॉम्बिनेशन है, अमेजोन के ओनर मालिक जो है जैफ बेजोस, उनके पास 6 3 का कॉम्बिनेशन है, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे के पास 3 6 का थ्री कॉम्बिनेशन सिक्स है। कॉम्बिनेशन जी। कहाँ का प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट में है। तो माइंड मैं तो ये बोलूंगा कि आप उन केसेस को स्टडी करके देखो कि जो एंटी कॉम्बिनेशन को आप एंटी मानते हो, उनकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट हुई है। और दूसरा जो हमेशा से मैं बोलता हुआ आया हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड में कभी भी आप देखना, खासकर अकल साइंस की अगर मैं बात करूं, सिर्फ अकल साइंस की, क्योंकि मेरा अटैचमेंट इसमें ज्यादा है, मेडिकल साइंस या इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट की नहीं, कि जहां पर भी कई बार इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती है, मिथ्स फैलाए जाते हैं, असल और खजाना उसके बोल पीछे बोल के छुपा ऐसा होता है। कर दिया गया है कि लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि हाँ ये तो एंटी एक्चुअल ही में है। तो बिकॉज आई एम अ 1 and 8 कॉम्बिनेशन एंड आई नो हम्म, कि हाउ आई हैव यूज्ड इट एंड इट इज रियली बेनिफिटेड मी। मेरे को नहीं लगता है कि हाँ अप्स एंड डाउन आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। इतनी स्ट्रगलफुल भी लाइफ नहीं है कि ऐसे कि 1 and 8 है तो दूर रहो, नॉट लाइक दैट। नहीं, लेकिन आप ये भी देखिए कि जैसे आपने अपना 8 नंबर बताया, अब 8 नंबर में अगर आप देखते हैं कि ये लोअर क्लास के लोगों को रिप्रेजेंट करता है या लेबर क्लास के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, आप हिस्ट्री उठा करके देखिए, ना जाने कितने बिजनेस टाइकून्स, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स 8 नंबर के अंडर में आते हैं। यस यस फिर उनकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट हुई यस है। यस। सो डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर होता है या डेस्टिनी नंबर होता है वो चीजें डिसाइड नहीं करता। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, आपका जोडिक साइन भी हो गया, नाम भी हो गया, उसके अंदर के लेटर्स भी हो गए, ये और आपने डेट ऑफ बहुत बर्थ के सही अंदर बात नंबर्स करी भी। कि सेम कॉम्बिनेशन बी एंड डी एन तो हजारों लोगों का है, बट देयर लाइफ इज नॉट सेम। इवन एग्जैक्टली। समटाइम्स नेम नंबर भी मैच कर जाता है, सेम नेम नंबर, बट स्टिल देयर लाइफ इज सो डिफरेंट। सो ये डिफरेंस आता है जोडिएक से। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जैसे हम सोचते हैं ना कि मेरा नाम 31 पर है, 4 नंबर पर है, मुझे 33 या 37 पर लेकर जाना चाहिए। मैं तो पहले ये बोलता हूँ कि वो 31 नंबर जब तक आपको नेगेटिव ट्रिगर रिजल्ट नहीं, नहीं देता है या प्रॉब्लम नहीं देता है, आपने नहीं शिफ्ट ही छेड़ना नहीं चाहिए। होना है। हम्म। क्योंकि बट हमारा जो नाउडेज नाम, लाइक इफ somebody says ना कि उसका टोटल 4 पे आ रहा है, या वो किसी भी 4 पे आ रहा है, 31 से आ रहा है या 22 से आ रहा है, तो इमीडिएटली व्हाट दे डू इज व्हाइल लर्निंग इटसेल्फ, इमीडिएटली अरे पहले तो मुझे अपना नाम चेंज करना है क्योंकि 31 पे आ रहा है या 22 पे आ रहा है। दैट्स अ रॉन्ग नोशन, राइट? तो कृष्णा जी, एक चीज देखिए कि आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके घर पे, मान लीजिए क्लोजअप का पेस्ट है या कोलगेट का पेस्ट है या फिर पार्ले या ओरियो के बिस्किट्स है, हम क्यों परचेज करते हैं? रीजन इज वेरी सिंपल कि हम जब भी टीवी देखते हैं ना, उस ब्रांड पर्टिकुलर उसके जो प्रोडक्ट के एड्स होते हैं वो बार बार दिखाए जाते हैं, बार फ्लैश बार होते आपकी हैं। आंखों फ्लैश होते रहता है। तो क्या होता है कि आपकी जो एक्सेप्टेंस होती है उस चीज को लेकर के जल्दी हो जाती है। फोरेट के साथ भी यही है। हम्म, आप अगर फोरेट को स्ट्रगल बोलते हो, मेरे पास तो इतने सारे केसेस होते हैं कि 1 नंबर वाला पर्सन घर पे बैठा हुआ है, 3 नंबर जिसके पास गुरु का ज्ञान है, गुरु का नंबर है, उसके पास वो ज्ञान की भी हम्म, तकलीफ है, ना कुछ आगे कर पा रहा है। आप प्रॉब्लम देखोगे ना तो 1 से 9 नंबर सबके अंदर में प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम उसे यस। डिफरेंशिएट कर देते हैं। अच्छा, तो एक नॉर्मल सी लाइफस्टाइल हमारा जो क्या ऑब्जर्वेशन का क्या हो चुका है कि फ्लाइट अगर कोई भी प्लेन क्रैश होता है तो हम 4 8 ढूंढते हैं, हाँ, कहीं पर आग लग जाती है तो हम 4 8 ढूंढते हैं, 4 8 किसी का ढूंढते कोई हैं। प्रॉब्लम अगर डाइवोर्स होता है तो हम 4 8 ढूंढते हैं। 4 8। 4 8 को ना हमने एक तरह से डरावना या एक तरह से डेमोनिक मान लिया है। हम्म। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर आप उठा करके देखेंगे, 4 और 8 ने वंडर्स क्रिएट किए हुए हैं। वंडर्स के अच्छा, ये तो एंटी नंबर्स के बारे में बात हुई, आप नेगेटिव कंपाउंड नंबर्स में देख लीजिए। अब कपिल शर्मा के पास 31 का नेम नंबर है। अब क्या हाँ, बोलेंगे कि उसने तो क्या पूरी दुनिया जीत में राज दुनिया कर रहा है एक चीज। तरह से। यस। कल ही उनका एक नया शो शुरू हुआ था, 30 मार्च से उनका हुआ मार्च था, को और वन यस। नाइन्टी टू कंट्रीज में उनका वन। शो टेलीकास्ट हो रहा था। अब आप सोच सकते हो कि जिसका नाम 31, क्योंकि अभी तक हमने न्यूमरोलॉजी की सीरीज में यही सुना है कि नेम नंबर 1356 पर होना चाहिए।
और 24789 को हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करने इग्नोर की कर। कोशिश करते हैं। आप अमिताभ जी को देखिए 43 7 नंबर, 40। कपिल शर्मा को देखिए 31 का 4 नंबर। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको नेगेटिव नंबर्स पे। और मैं हमेशा से एक फोर्टी चीज थ्री बोल, को भी ज्यादा अच्छा नंबर नहीं मानते हैं जितना हम लोग सुनते हैं। देखिए 43 हिडन अगेन, नंबर है, सडन प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसका नहीं भी नहीं एक अपना मिथ है। नहीं, मिथ हो सकता है। देखो क्या होता है, आपके पास जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड नंबर है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पे अगर सूट करता है यस। तो आपके लिए यस। अमृत की तरह साबित होगा। लेकिन आपसे जस्ट ऑपोजिट है तो सीधी सी बात है, फिर आपको रिजल्ट नहीं देगा वहां पर। लेकिन इसे हमने जनरल परसेप्शन नहीं, सॉरी, बनाना चाहिए कि 24789 से प्रॉब्लम आती है। अब कई बार आपने देखा होगा एक तीसरा सबसे बड़ा मिथ, कि आपके मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ में 248 अगर आता है तो वो नहीं होना चाहिए, नहीं बट होना। कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 248 तीन या तीन से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए, वो एक उसके पीछे एक अलग कहानी है। लेकिन सिंगल टाइम या 2 टाइम्स 248 अगर है आपके डेट ऑफ बर्थ में या मोबाइल नंबर में, वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। एंड टू शेयर विद आवर ऑडियंस कि मोबाइल नंबर्स का भी आजकल काफी ज्यादा चलन है। हाउ डज दैट मोबाइल नंबर अफेक्ट्स अ पर्सन, कि सच में अफेक्ट करता है नहीं करता है? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि किस हद तक हमें ये नंबर्स, मोबाइल नंबर्स अफेक्ट करते हैं। कोई सिर्फ व्हाट्सएप के लिए यूज कर रहा है, कोई सिर्फ अपने पर्सनल काम के लिए अलग नंबर यूज कर रहा है, एक एक के पास दो दो तीन तीन नंबर है आज के डेट में। सो हाउ डज इट वर्क? कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना होता है कि मोबाइल नंबर की थ्योरी की अगर हम बात करें तो ठीक है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि उसका एक कंपाउंड नंबर जो टोटल नंबर निकल करके आता है वो एक पॉजिटिव पर होना चाहिए, ठीक है अपनी जगह पर। लेकिन मेन इन्फ्लुएंस उसके अंदर के नंबर पे भी होता है। मैं आपके ऑडियंस को एक बात और बताना चाहूंगा अपनी लाइफ की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, कि जब भी हम किसी रिपीटेड नंबर को यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि 248, ये तीन नंबर तीन से ज्यादा बार रिपीट अगर होते हैं तो कई बार कहीं थोड़े ना बहुत कहीं। इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बाकी नंबर्स के साथ में ऐसा नहीं है। आप हम्म। मल्टीपल टाइम उसे यूज कर सकते हैं। तो दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक ऑर्डिनरी नंबर हुआ, एक वीआईपी नंबर हुआ। भी है। तो मान लीजिए आप अगर किसी की आपको किसी ने कॉल किया और लास्ट में पेंटा वन उसे दिखाई दिया, आपके दिमाग में ना एक इंप्रेशन अलग क्रिएट होता है, बंदे में दम है, तभी उसके पास ये नंबर है। पेंटा 3, पेंटा 5, पेंटा 6, इस तरह के अगर नंबर्स होते हैं तो वो आपके अंदर ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। दूसरा होता है ऑर्डिनरी नंबर्स। तो ऑर्डिनरी नंबर्स में फिर ये होता है कि अंदर कौन कौन से नंबर्स होते हैं। लेकिन मैंने अपने 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस में ये देखा हुआ है कि नॉर्मली जो आपका लकी नंबर होता है, एंड लकी नंबर्स आर नॉट लाइक कि 19, 28, 37, 46, 42, 41, ये लकी नंबर्स नहीं होते, दीज आर पॉजिटिव कंपाउंड नंबर्स। लकी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से एक्सपेक्ट होते हैं। तो नॉर्मली मैं जो न्यूमरोलॉजी में मोबाइल नंबर किसी को रिकमेंड करता हूँ उसमें मैं 3 या 4 डिजिट्स बताता हूँ, कि ये अगर आपकी डेट मोबाइल नंबर 10 नंबर के डिजिट्स के अंदर अगर ये 3 मिनिमम डिजिट्स अगर प्रेजेंट है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। बाकी कितने भी नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो 3 और 4 डिजिट्स होते हैं ना, ये कैलकुलेशन के हिसाब से आप ही की डेट ऑफ बर्थ और नाम से ही निकाला जाता है, जो अपने आप में यस। एक तरह से ब्रह्मास्त्र का काम करता है। सो मोबाइल नंबर का दूसरा ये होता है, मेरी एक आइडेंटिटी है, मैं सबसे ज्यादा जो मोबाइल नंबर यूज करता हूँ। अब मोबाइल नंबर आज की डेट में दिखता तो किसी को भी नहीं है, आपने मुझे कॉल किया तो मैंने आपका नाम, आपका जो नंबर है आपके नाम से सेव किया हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो नंबर में अगर नेगेटिविटी है, लेकिन जिस नाम से मैं सेव कर रहा हूँ वो तो अपनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सही कंपेटिबल करके आपने उसे करेक्ट किया है। जी। तो कई बार मोबाइल नंबर की जो नेगेटिविटी है होती है वो वहां पर एक कम तरह हो से जाता, खत्म हो सकती है। खत्म हो जाता। ओके। एंड जैसे ये ऑकल्ट साइंसेस हो गए जिसमें न्यूमरोलॉजी, वास्तु या एस्ट्रोलॉजी, जो भी जो लोग प्रॉब्लम से आते हैं उनको लगता है कि हमारी लाइफ ये करने के बाद रातों रात चेंज हो जाएगी। वो एक परसेप्शन है जिस वजह से लोगों को लगता है कि ये कुछ एक मैजिकल चीज तो है, पर सही तरीके से करना है, उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक टाइम फ्रेम है, जिसमें लोगों को वो पेशेंस नहीं होता है रेमेडीज करने के बाद कुछ दिन वेट करने का, या वो प्रोसेस को फॉलो करने का। इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? हाउ टू टेक दिस साइंसेस टू इम्प्रूव आवर लाइफ, नॉट टू थिंक एज कि रातों रात लाइफ चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने इसमें साइंस मेंशन किया है। सो वी ऑल नो कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो, वास्तु, लाल किताब, ये सारे साइंस साइंसेस। के पार्ट है, अकल साइंस हम जिसे बोलते हैं। हम्म। अकल साइंस का एक पार्ट है। तो जहां पर भी ये वर्ड साइंस आ जाता है ना, वहां पर ऑब्वियस सी बात है, शोध रिसर्च लंबे टाइम तक चलता रहता है और इनके हाँ। रिजल्ट जो होते हैं इमीडिएटली नहीं मिलते हैं। नहीं मैं मिलते। तो सारे लोगों से भी ये पूछना चाहूंगा कि आज मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति की हुई है, इतना ज्यादा प्रोग्रेस की हुई है, इतना सब कुछ आगे बढ़ चुका है। जब कोरोना आया था तो उसके वैक्सीनेशन को भी तो 1 साल लगा ना मिनिमम आने में। यस। यस। तो हम अकल साइंस से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रातों रात चीजें हो जाएंगी। दूसरा फिर क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर एनर्जी को, मान लीजिए कि किसी क्लाइंट की एज 40 ईयर्स की है, आपसे कंसल्टेशन लेने के लिए आता है,
तो 40 साल तक उसने एक नाम को कैरी किया अपने साथ में, 40 ईयर्स तक एक एनर्जी को कैरी किया। साथ में उसने कैरी किया है। अब नेम चेंज होने के बाद उसे कुछ समय तो लगेगा अपने रिजल्ट्स को देने में, हम्म, चेंजेस लाने में। तो कुछ समय जरूर लगता है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे, मैं कई बार क्लाइंट्स को बोलता हूँ, इसका कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है। इट रेंजेस बिटवीन 3 to 6, 6 to 9, या 9 to, इन सम केसेस 9 to 12 months ऑल्सो यस। यहाँ पर लग जाते हैं। सो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा फिर ये होता है कि पीपल नो अस बाय आवर नेम, नॉट बाय आवर डेट ऑफ बर्थ। सो आपके नए नाम के अंदर जो करेक्शंस लेकर के आते हैं ना, वो हमारे लिए मूल मंत्र हो जाता है। और उसको इफेक्ट में आने के लिए आपने देखा होगा कि पुराने समय पर जब देवता या ऋषि मुनि जब साधना करते थे, उनको भी तपस्या में सालों लग जाते थे। सालों अब लग जाते हैं। महीनों सालों लग जाते थे। तो हम अपने नाम को इतना जल्दी एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? और किसी को अगर रातों रात रिजल्ट चाहिए, तो उनके लिए तो द्वार हमेशा खुले हुए हैं। आपने ऐड देखे ही होंगे कि 24 घंटे के अंदर चमत्कार। तो बंगाली बाबा होते हैं, कोई वुडू तांत्रिक, ये वो सारी जो कमिट करते हैं आपको 24 घंटे में यस। रिजल्ट देने के लिए। यस। बट वी ऑल्सो नो कि वहां पर क्या होता है। और ये और तो हम तो बेसिकली दिस इज ऑनेस्टली बोलते हैं कि इतना टाइम लगेगा। करेक्ट, करेक्ट। हम्म, और हमें बोलना भी चाहिए। बीइंग अ बोलना भी चाहिए। कंसल्टेंट मैं हमेशा से बोलता हूँ, और मेरे मतलब आज की डेट में बोलना भी चाहिए क्लाइंट को कि मिनिमम इतना टाइम फ्रेम तो लगता ही लगता है। इसमें कोई कमिटमेंट नहीं, क्योंकि इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है कि किस दिन से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। ये धीरे धीरे थोड़ा सा समय जरूर लगता है, जैसे आपने बट नेम के कॉम्बिनेशन को समझाया राजीव जी, किसी को नेम करेक्शन के बारे में कब सोचना चाहिए? व्हाट आर द कंडीशन दैट अ पर्सन शुड थिंक कि मुझे करेक्शन करनी भी चाहिए कि नहीं, एंड क्या मुझे कंप्लीटली नेम चेंज करना ही चाहिए? वो क्या सिचुएशन है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखोगे कि इतने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट और यस। एस्ट्रोलॉजर्स हैं मार्केट में। और होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास अगर आया, उसने मुझसे नेम कंसल्ट चेंज कराया, करेक्शन कराया, फिर उसने आपका यूट्यूब देखा, आपका पॉडकास्ट देखा, फिर वो आपके पास आएगा चेंज कराने के लिए। फिर उसे लगेगा कि 2 महीने 3 महीने हो गए, राजीव जी और कृष्णा जी से हमने करा दिया, एक तीसरा पर्सन और है, उसका भी वीडियो उससे से देखा, उससे भी कंसल्ट कराया। तो आजकल ये जो फैशन हो गया ना नाम चेंज कराने का, इसे हमने रोकना होगा। जी सर। क्योंकि चीज़ें ऐसे काम नहीं होती है कि आप सबके पास जाते हो। और फिर ये होता है कि नेम करेक्शन में भी कई बार ऐसा होता है, उसके पीछे का एक पर्पस होता है। हम्म। मान लीजिए कि किसी के बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है। वो मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है, बट कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में एक 0.1, कॉम्बिनेशन। 0.2 या 1% से कुछ ऐसे डिफरेंस के कारण से वो रह जाता है। कई बार ऐसा भी होता है। तो जब नेम के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई इशू दिखता है, तो एक वो पर्पस होता है कि इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाए, उसके लिए एक नेम करेक्शन करना है। नेम कर। हम्म। अब कई बार ऐसा होता है कि फीमेल के केस में कि शादी से पहले उनको अपना करियर सेटल करना है। हम्म। तो कई बार पर्पस को देखते हुए पहले सेटलमेंट अलग होता है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, 2 दिन पहले एक फीमेल क्लाइंट थी जिनकी एज करीबन 26 के आसपास की थी। अब नाम उनका बहुत पावरफुल था, लेकिन जो उनका पर्टिकुलर नाम था, वो डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन के हिसाब से बिल्कुल अपोजिट जा रहा था। और उस नाम के हिसाब से क्लियर इंडिकेशन था कि फाइनेंशियल इसके बहुत स्ट्रांग होंगे, लेकिन फैमिली लाइफ टर्बुलेंस में डिस्टर्ब। रहेगी, यानी अपनी हम्म। मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब देखने को मिल सकती है। तो जब पूछा तो उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। तो शादी में भी कहीं ना कहीं डिले दिख रहा था। तो मैंने उनका ऑब्जेक्टिव पूछा कि ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, अभी प्रोफेशनल लाइफ में पहले फोकस करना है या मैरिज करनी है? हाँ, तो ये उनका क्लियर करता है ऑब्जेक्टिव कि मुझे पूछना प्रोफेशनल। बहुत जरूरी है कि उनको बिल्कुल ठीक क्या बात है। चाहिए। उनको क्या चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप, कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान की लाइफ में ना 2 बार नाम चेंज होते हम्म। हैं। तो हम्म। अब वो प्रोफेशनल लाइफ में सेटल होना चाह रही, तो ठीक है, मैंने उनको बोला आपका करेक्ट नेम काफी अच्छा है। लेकिन जिस दिन आपको लगे कि, क्योंकि 2-3 साल से हम्म। तो रिश्ते देख रही थी, बट शादी का नहीं हो पा रहा था कहीं। तो मैंने कहा कि जिस दिन आपको लगे कि अब मुझे सेटल होना है, मैरिज करनी है, आप मुझे बता देना, फिर मैं आपके इसमें नाम में चेंज करूंगा। और फिर ये नाम आपका थ्रू आउट द हाँ। आपका चलता रहेगा। तो दैट इज द राइट ऑब्जेक्टिव शुड बी देयर, पर्सपेक्टिव टू पर्पस सी। शुड बी देयर। ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, यस। राजीव जी, जैसे हम इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। कोई एक ऐसा क्लाइंट जिसको सॉल्यूशन देख के आपको लगे कि आज मैंने वाकई लाइफ में किसी की बहुत बड़ी हेल्प की है, कोई ऐसा केस जो आपको याद हो, जो आपने सॉल्व किया एंड यू फेल्ट वेरी हैप्पी कि इसको मेरी वजह से हेल्प मिली? देखिए, मैं केसेस में अगर बताने जाऊंगा तो बहुत काफी सारे सारे सक्सेस हैं। वाले भी हैं। और हाँ। नो डाउट वी आर ह्यूमन बींग्स, तो फेलियर्स भी आते हैं, लेकिन फेलियर्स के कारण से ना हमारे लिए वो केस स्टडी बन जाती है। लर्निंग, यस। लर्निंग बन जाती है कि हमने कहाँ पर मिस किया, या फिर कोई चीज़ हम पकड़ नहीं पाए या ऑब्जर्व नहीं कर पाए, वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन केस स्टडी से बेटर ना, मैं एक सारे ऑडियंस को एक बात शेयर करना चाहूँगा। ये जो हमने एक दौड़ बना के रखी हुई है कि हमने सिर्फ नाम 1 3 5 6 पर ही करना है, ये काफ़ी हद तक गलत है।
सबसे पहले तो ये समझना है कि सिर्फ एक लेटर को ऐड करने से चीजें नहीं बदलती है, नहीं बदलती। लेकिन कौन से लेटर को चेंज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हम्म नरेंद्र में 2 बार आर आता है, हम्म पहला वाला आर बदलने से चेंजेस आएंगे पॉजिटिव, या सेकंड वाले आर को चेंज करने से पॉजिटिव आएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ टोटल नंबर को देखते हैं कि किसी के नाम का टोटल 41 42 पर है, 46 पर है, 51 है, 55 है, ये पॉजिटिव कंपाउंड नंबर्स है। लेकिन ये गारंटी नहीं देते कि आपकी लाइफ गारंटी में नहीं। पॉजिटिविटी नहीं देगा। हम्म क्योंकि बैकएंड की एक एनर्जीज होती है जो हम में से मैक्सिमम लोग कई बार उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप, मैं और 2 पर्सन और है, हम 4 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और चारों का टोटल 37 पर है। तो अब मेरा वैसे भी 37 पर है। ओके, मेरा अच्छा, तो मान लीजिए अब 37 के केस में हम चारों का टोटल 37 पर है, लेकिन ये कैसा पता पड़ेगा कि इन चार में से, अब 37 अगर मैं बुक्स में रीड करता हूँ वो तो मुझे कमिट करता है कि 37 में लाइफ लग्जरी हो जाती है, रंग से राजा बनाता है, पैसा बहुत लेकर आता है, बहुत ज्ञानी पर्सन होता है, बहुत सारी तो बातें मेरा बाय 37। डिफॉल्ट मैंने कोई करेक्शन नहीं किया है। बाय नेम जो नेम है वो ऑटोमेटिकली 37 पे ही है। सो यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन अगर बाई डिफॉल्ट है तो, क्योंकि ये तो बात शादी से फैक्ट है। पहले वाले नाम पे भी 37 था, आफ्टर मैरिज वाले अच्छा, नाम पे भी उसके थर्टी बाद भी, सेवन यस। तो दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, नथिंग एल्स। और कहीं ना कहीं ये 37 नंबर अगर आपको फॉलो करता है तो ये बहुत कुछ दे करके जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि अगर हम 4 5 लोग सब 37 के नंबर पर है, ये कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा इंसान यहाँ पर क्रिमिनल माइंडेड है और कौन सा अच्छे विचारों वाला है। अच्छे विचार। 37 नंबर ये आपको कमिट नहीं करेगा कि सामने वाला पर्सन कभी मर्डर नहीं कर सकता, या फिर कभी चोरी नहीं कर सकता, या चोरी कभी नहीं। यस। फॉर्जरी नहीं कर सकता है। तो जब बैकएंड की एनर्जीज होती है ना, वो आपको बताती है। अच्छा, कई केसेस में ऐसा भी होता है कि मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं जिनका नेगेटिव कंपाउंड नंबर पे नाम होता है, जैसे 31 हुआ, 40 हुआ, 49 हुआ, या 8 नंबर के टोटल पर होता है। तो मैं जब उनके पूरे एनालिसिस करता हूँ, मैं कहता हूँ सामने वाला व्यक्ति 4 8 का कॉम्बिनेशन लेकर के आया, अपना नेम नंबर लेकर के आया, इसकी लाइफ में तो पैसा बहुत ज्यादा है। तो पूछने पर बोलता है सर फाइनेंशियल कोई दिक्कत ऐसे। नहीं है। अब इस 40 नंबर को अगर मैं 41 42 कर दूंगा ना, मुझे 100% पता है कि इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज्यादा आएंगे। मैं हम्म उस केस में उसका नाम ही चेंज नहीं करता हूँ, फिर उसमें दूसरी रेमेडीज फॉलो करता हूँ। बताने का मेन मकसद है कि न्यूमरोलॉजी का मतलब ये नहीं कि कोई क्लाइंट ने अगर आपको पैसा दिया है, आपको फीस दी, तो आपको जस्टिफाई करना है कि आपको कोई चेंजेस करनी ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं हमने है। नाम के हाँ। साथ खिलवाड़ नहीं करना होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर नाम को यूज करने के बाद कई बार अगर उसकी लाइफ में अगर नेगेटिविटी आती है, तो ये एक कंसल्टेंट की जिम्मेदारी होती है। और कि कर्मा की क्यों थ्योरी करना यहाँ है, पर कैसे बहुत करना अच्छा है, प्ले उसको करती है। जरूरत है भी कि नहीं, दैट वी आर द नहीं, राइट पर्सन टू टेल। वो कहीं ना कहीं से सुन के आया है, मेरे को नेम करेक्शन करना है, पर क्या उसको जरूरत है ये बताना हमारा काम है। ऐसा नहीं कि वो आया और हमने चेंज करके दे होता दिया। है, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, कई बार लोगों को लगता है कि मैं 2100 5100 10,000 11,000 इतना चार्ज कर रहा हूँ, अगर मैं ऑल्ट्रेशन नहीं करूंगा तो वो सामने वाला बोलेगा कि सर गाड़ी तो लेकर आए, आपने तो हमें ऐसे ही वापस कर दी बिना कुछ उसके रिपेयरिंग किए या बिना सर्विसिंग किए। सर्विसिंग। जरूरी नहीं कि आपको सारे उसको करना ही करना है। तो बैकएंड की हम्म एनर्जीज का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है कि जब आप इसे पूरी निष्ठा से करते हो, तो यस। क्लाइंट को तो रिजल्ट मिलता ही अच्छा है, और आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने वाली ये भी है कि अगर हम निष्ठा से कोई काम को नहीं करते कंसल्टेशन लेवल पर, वो तो हमें। क्लाइंट को जो नुकसान होता है उसकी एनर्जी बैकफायर कंसल्टेंट के ऊपर भी आती यस। यस। जबकि जब कंसल्टेशन देते समय बहुत लोग ये बात सोचते नहीं है, क्लाइंट आया और अपना काम उसको करके निपटा दिया, वो थॉट्स भी काफी है। लोगों आज के की डेट में होते ना हैं। इट इज लाइक अ मनी मेकिंग मशीन की। ठीक है, फर्क क्या पड़ता है, अगर मैं 500 रुपये में कंसल्टेशन देता हूँ, मेरे पास दिन के अगर 10 लोग भी आ गए तो मैंने 5,000 रुपये कमा दिया। तो हमारा फोकस क्या हो जाता है, कई कंसल्टेंट्स का ऐसा हो जाता है कि इट्स अ मनी मेकिंग मशीन। It is not a money इट इज making नॉट। machine, it's a service. That's what I believe. This profession is a service. जब आप सर्विस दोगे, पैसा अपने आप आएगा विथ टाइम। दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और आज के केस में तो मैं ये बोलूँ कि देखो, ये बात फैक्ट है कि न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या किसी भी अकल साइंस पे आपके उतने इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते जितना आपका एमबीए, डॉक्टर या इंजीनियरिंग की या पढ़ाई में होता या है। हाँ। लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, प्रोफेशन में, आपको तभी जाना चाहिए जब आपको कॉल आना शुरू हो। कॉल और आना कॉल शुरू। कैसे आता है, कहीं ना कहीं आपका अटैचमेंट होता जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना इन सारे चीज़ों से चीजों। अटैचमेंट होता जाता है, होता जाता है। और आपके बोले हुए शब्द भी लोगों के ऊपर अच्छे असर करने पॉजिटिव लगे। रिजल्ट देना शुरू करता है, तो आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं हम्म। यूनिवर्स ने आपको चूज किया इस पर्टिकुलर जैसे सब्जेक्ट हम के लिए। लोगोस की बात करें, आजकल लोगो डिजाइनिंग, लोगोस डिपिक्ट लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अ ब्रांड, अबाउट अ कंपनी, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। एंड आजकल काफी लोग सिर्फ डिजाइनिंग करके एक लोगो बना के छोड़ देते हैं,
which is not right. तो लोगों के पीछे का साइंटिफिक लॉजिक क्या है? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अ ब्रांड और टू मेक somebody as a brand? It plays an बिल्कुल important ठीक role. बात है। तो लोगो डिजाइन ना दो तरह से बनते हैं, एक तो जो मार्केट में ग्राफिक डिजाइनर्स बनाते हैं, और हम्म एक जो हमारे जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट बनाते हैं इस पर्टिकुलर लोगो के ऊपर जो वर्किंग होती है। अब लोगो डिजाइन जब बनाई जाती है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। मैं तो कई बार ये बोलूंगा कि इंडिया में खासकर अगर हम देखें कि मैं किसी कंपनी का नाम अगर देखता हूँ, और उस कंपनी के नाम का टोटल अगर 4-8 पर आता है, तो सबसे पहले डर हो जाता है कि अरे कंपनी के टोटल का नाम 4 एंड 8 है, पता नहीं इसकी लाइफ में इसका क्या होगा। वेस्टर्न कंट्रीज में इन सब चीज़ों को फोकस ही नहीं किया जाता है। नहीं करते, वो नहीं यस। देखते कि आपका नाम का क्या है, टोटल आ रहा है। वो लोग सबसे ज़्यादा जो उनका फोकस रहता है वो लोगो डिज़ाइन के ऊपर रहता है। तो लोगो डिज़ाइन के अंदर एक मैसेज छुपा होता है। आप कहीं किसी भी लोगो डिज़ाइन के ऊपर अगर देखेंगे तो उसके अंदर एक का एक मैसेज होता है, और उसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि आपके प्रोडक्ट्स और आपकी जो सर्विसेज होती है वो पब्लिक को क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या प्रेजेंट करते। बताना चाहती है कि आखिर हम किस चीज़ में डील करते हैं। दूसरा फिर क्या होता है, लोगो डिज़ाइन आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना छाप छोड़ के जाती है, और लोगो डिजाइन के अंदर भी ना एनर्जीज काम करती है। तो पर्टिकुलर यस, कुछ ऐसे इमेजेस, सिंबल्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, लेटर्स को यूज किया जाता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैप्चर करती है, और आप उस प्रोडक्ट को बार बार चूज करते हो। ऐसा क्यों होता है, आप किसी मॉल में जाते हो, मैक्सिमम टाइम्स हम 60 to 70% टाइम्स कोलगेट को ही उठाते हैं, टूथपेस्ट को। ऐसा क्यों होता है कि नूडल्स खाने की बारी आती है तो हम मैगी को ही प्रेफर मैगी करते को हैं। ही उठाते हैं। तो इट इज इम्प्रिंटेड इन आवर माइंड। एग्जैक्टली exactly। तो ये साधारण, जैसे आप किसी अगर ग्राफिक डिजाइनर को बोलेंगे कि मेरा रियल एस्टेट का काम है, मुझे कोई अच्छा सा लोगो डिजाइन बना कर दो, तो वो क्या करेगा, कुछ 2 हर्ट्स या दो ऐसे मकान बना के देगा, उसके के ऊपर कुछ एक चिमनी ऊपर बना कर सर्कल देगा वो। लगाएगा या फिर कोई ट्रायंगल डाल कुछ देगा और करते दे हैं। देगा। लेकिन वो लोगो डिजाइन ऐसा होता है कि वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब न्यूमरोलॉजी से एक लोगो डिजाइन बनाता है ना, उसके अंदर एनर्जीज का काम होता है। तो उसकी सक्सेस के लिए एक स्टेपिंग स्टोन होता है। एग्जैक्टली exactly। तो देर आर एटलीस्ट 15 to 20 क्राइटेरिया जब हम एक लोगो डिजाइन के पीछे करते हैं, यस। तो कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट अलग ही लेवल पर देखने को मिलता राजू जी, आप इतने पैशनेट हैं नंबर्स को लेकर एंड अबाउट योर प्रोफेशन। जब आप ये काम नहीं कर रहे होते हैं एज अ नॉर्मल पर्सन, आप लाइफ में अपना एक दिन विदाउट न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो हाउ डू यू स्पेंड दैट डे? है। अभी या तक फिर तो ऐसा न्यूमरोलॉजी के अलावा कोई क्या हॉबीज है आपकी, या फिर अभी तक नहीं तो है? मैं आपको फ्रेंकली बताना चाहूंगा, पिछले 10 साल के करियर में अभी तक एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जब मैंने न्यूमरोलॉजी के साथ में डिटैचमेंट हुआ हो, या छुट्टी ली हो, या लीव लिया हो। इनफैक्ट सैटरडे और संडे को कभी ना कभी कभी कंसल्टेशन होती है, कभी कुछ ना होता है। लास्ट दिसंबर यानी 4 महीने पहले मुझे एक मैं तो अपॉर्चुनिटी बोलूंगा इसको, कि मुझे एक आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिला, और 4 डेज का हमारा क्रूज का था। और उस टाइम पर ये था कि आपको ना लाइक वहाँ पर रेंज ही नहीं, सिग्नल ही नहीं मिलता था। एंड दैट 4 to 5 days वर द बेस्ट, क्योंकि आप सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर के अपनी फैमिली के साथ थे और अपनी फैमिली को टाइम दे रहे थे। बट बिसाइड दिस अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा मेरा जो मन लगता है वो मेरी फैमिली के ऊपर है, कि बच्चे भी वेट कर रहे होते हैं कि कब मुझे थोड़ा सा टाइम अच्छा। मिल सके और कैसे हम लोग टाइम स्पेंड कर सके। सो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो बच्चों के साथ स्पेंड आउट करना, टाइम बाहर घूमना, उनको लेकर जाना, और फिर जब एक्स्ट्रा टाइम अगर होता है तो फिर स्टिल मैं आज भी बुक्स पढ़ता हूँ। आज भी बहुत सारी नई नई चीज़ों को एवेल्यूट करने की कोशिश करता हूँ, जो आई मेरी थिंक जो लर्निंग टीचिंग नेवर थी। एंड्स। हमें कभी लर्न नहीं, करते कभी नहीं। रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए टू इम्प्रूवाइज आवर नॉलेज एंड आवर सब्जेक्ट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये जर्नी तो हमेशा लास्ट टाइम तक रहेगी मेरे साथ, कि न्यूमरोलॉजी का जो पैशन है अभी तक, उसके साथ हमेशा से अटैचमेंट रहेगा ही रहेगा। एंड वन और टू मोर क्वेश्चंस। जैसे अभी हम यूट्यूब का जमाना है, हर चीज हर कोई यूट्यूब से सीख रहा है, और उसको एक प्रॉपर कंसल्टेशन के बगैर, एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाए बिना, लोग उसी को देख के घर पे वास्तु की रेमेडी भी हो कर लेते हैं, न्यूमरोलॉजी की रेमेडी भी हो वो भी कर लेते हैं। इतने सारे टोटके रेमेडीज, इतने सारे सो मेनी थिंग्स हैं। तो जब कोई देख रहा है, उसका माइंडसेट उसको एकदम से ग्रैब कर लेता है और अपनी लाइफ में उसको बिना सोचे समझे घर पे कर लेते हैं। उस चीज का इम्पैक्ट क्या है एंड उसको क्यों नहीं करना चाहिए? मैं तो एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर किसी पेशेंट की डॉक्टर अगर सर्जरी कर रहा है, तो क्या हम अपनी या अपने घर वालों की किसी की सर्जरी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर नहीं। सकते, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उनका एक्सपर्टाइज डोमेन है, वो वही हम्म लोग कर सकते हैं। हमारे केस में भी होता है कि कंसल्टेशन तो ठीक है, आप किसी को दे सकते हो, लेकिन जब सर्जरी की बात आती है, यानी नेम करेक्शन और रेमेडीज की बात आती है, तो ये ना बहुत ही
बारीकियों से ध्यान में एक एक चीज को देखकर फोकस करके उसके बाद किया जाता है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जैसे कि हम सब ने यूट्यूब पर देखा हुआ है कि हम्म, पर्टिकुलर किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर मिसिंग नंबर है तो आप ये बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर मिसिंग नंबर की आपकी एनर्जीज पूरी करनी है, नहीं हम्म, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। आप सोचो कि मिसिंग नंबर की थ्योरी कब से वैल्यूड हुई? जब से लोशो ग्रिड का लो एग्जिस्टेंस शुगर। है। एंड लोशो ग्रिड इज बेसिकली, मैं अगर आपको बताऊं ना, ये वास्तु से रिलेटेड है, नॉट विथ यस। न्यूमरोलॉजी। और इंडिया में जब ये वास्तु से रिलेटेड चीजें आई थी, लेकिन सिर्फ नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से हमने ऐसे न्यूमरोलॉजी में इसको अटैच किया। टच किया। और आप अगर देखोगे कि मिसिंग नंबर की थ्योरी सिर्फ लोशो ग्रिड में दी हुई है, आप पाइथागोरस उठाकर पढ़ लीजिए, आप वैदिक उठाकर पढ़ लीजिए, आप शेल्डियन न्यूमरोलॉजी उठाइए, आप हिब्रू उठाइए, किसी में गिफ्ट मिसिंग नंबर्स के बारे में विवरण ही नहीं दिया हुआ है। नहीं है। फिर यस। हमने क्या किया कि वहां की चीज को उठाकर हमने शेल्डियन में इसमें भी डाला, पाइथागोरस में भी डाला, ये भी डाला। इसमें मैंने भी कई डाल दी। इंटरनेशनल लेवल पर भी चीजें देखी हुई है निम्नोलॉजी की, वहां पर मिसिंग नंबर की थ्योरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर मिसिंग नंबर की थ्योरी है। हर जगह उसको तो जोड़ दिया गया। आप ये सोचो कि आपको ईश्वर ने अगर किसी पर्टिकुलर डेट को आपको बर्थ दिया है, तो उस दिन आपके पास जो नंबर्स है डेट ऑफ बर्थ में, वही आपके लिए अस्त्र और शस्त्र का काम करते हैं। आपने मिसिंग नंबर्स के पीछे नहीं भागना है। और देखो, एक कंसल्टेंट के लिए ना, जैसे आपने बोला कि यूट्यूब में कई लोग देखते हैं, मान लीजिए मैंने अपना नया नया प्रोफेशन शुरू किया है, मेरे सामने कोई क्लाइंट आकर बैठ गया, उसने बोला कि सर मुझे, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है, मेरी मैरिज नहीं हो पा रही है। मैरिज के लिए हम क्या बोलते हैं? 6 नंबर का इन्वॉल्वमेंट, शुक्र के हम्म, लिए। और तो वास्तु मैं में बोलते देखूंगा हैं अपना कि साउथ वेस्ट चेक करो, वहां पे कोई एंटी एक्टिविटी बिल्कुल, है वो या चेक फिर करो। मैं ये बोलूंगा कि सर आपके पास तो 6 नंबर नहीं है, तो फिर शुक्र यानी ऑपोजिट जेंडर आपकी लाइफ में कैसे आएगा? तो आप अपने यस। शुक्र को पॉजिटिव करो या एक्टिवेट करो। हम्म। न जाने कितने सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके लाइफ में 6 नंबर नहीं है और अच्छी खासी मैरिड लाइफ चल रही है। यस। यस। लेकिन हुआ क्या कि बीइंग अ कंसल्टेंट मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम को उसके मिसिंग नंबर से अटैच कर दूं, तो मैं अपने आप को जस्टिफाई करने में मुझे इजी बेहतर लगता है। और क्लाइंट भी वो फिर ये सोचता है, हे भगवान, आपने या मुझे 6 नंबर क्यों नहीं दिया, मेरी शादी नहीं हो पा रही। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं भी है, नहीं। ऐसा थोड़ी है आप कि जिसके पास 6 नंबर नहीं है उसने शादी नहीं की है या उसकी लाइफ अच्छी एग्जैक्टली नहीं चली। और ये मिसिंग नंबर के जो कॉन्सेप्ट है, आपने सिर्फ न्यूमरोलॉजी में सुना है। कभी आपने एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बनाते वक्त देखा है कि कोई प्लेनेट मिसिंग होगा? वहां भी नहीं। सारे के सारे प्लेनेट होते हैं। सारे प्लान। यस। तो हमें इस थोड़ी सी मिथ्या से बाहर आना चाहिए कि मिसिंग नंबर्स को हमने पूर्ण करना है। मेरा तो ये मानना है, और इसी थ्योरी पर जब मैंने काम किया कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स अवेलेबल होते हैं ना, उसी के अंदर सारे राज छुपे होते हैं आपके। राजीव जी, आपका कोई एक मैसेज जो आप आज के टाइम पे, जो इतने सारे लोग वास्तु एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं आजकल, नॉर्मल लोग ही नहीं, डॉक्टर्स, प्रोफेशन जो आईटी में है, जो लॉयर्स हैं, हर कोई सीखना चाहता है, विच इज नॉट रॉन्ग। आपके लिए कोई एक मैसेज कि किस तरीके से इस प्रोफेशन को ले और किस भाव से इसको सीखे? तो सबसे पहला भाव तो सेवा वाला होना चाहिए। नो डाउट आज की डेट में जैसे हम बोलते हैं कि पैसा कमाना इज मेन मोटिव, ठीक है। एंड ये बात भी फैक्ट है कि कंसल्टेंट एक जो फुल टाइम होता है ना, वो हमेशा से सेवा नहीं कर सकता है, उसे भी कहीं ना कहीं फीस की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज उसका भी अपना एक घर परिवार होता है। तो आपने जब सेवा का भाव, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेवा के समय आप क्या करते हो, आप जब किसी को लंगर खिलाते हो, आप किसी सेवा में पार्टिसिपेट करते हो मंदिर रिलीजियस प्लेसेस में, आप पूरी निष्ठा से डेडिकेटेडली वहां पर लग जाते हो। जी। यहाँ पर भी ये होता है कि आपका 100% डेडिकेशन इस पर्टिकुलर साइंस के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला या यूट्यूब सुन करके हमने चीज़ों को अमल करना है, आपने रियल टाइम के ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस को भी काउंट करना है। तो सबसे पहले ये बात आती है कि आपने जब इस प्रोफेशन में उतरना है तो पूरी निष्ठा भाव से उतरिए। और दूसरा ये कि आपके आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी ऑब्जर्व कीजिए। आपको जी। 3 6 का एंटी 1 8 का एंटी आपके आसपास के लोगों में भी पता पड़ना शुरू होगा कि वो उनके साथ इतना अच्छा कैसे ऑब्जर्वेशन। होता है, हम्म। ऑब्जर्वेशन बेसिस पे। तो अपने लोगों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप उनको बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। आपके सामने कोई नया क्लाइंट है, आप उसे इतनी अच्छी तरह से नहीं पहचानते हो नहीं। जितना अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को पहचानते हो। तो जी। सबसे पहले उनको देखिए, और ये करियर में बढ़ने के लिए सबसे पहला कदम है। और इसके हिसाब से अगर आप बढ़ोगे तो नेचुरली, अच्छा फिर इसके अलावा ये कि कभी भी कोई भी पैशन होता है ना, मिनिमम 1 घंटा उसे जरूर दीजिए। आपके पास हाँ। जॉब है, बिजनेस है, कोई भी है, कुछ मिनिमम भी। 1 घंटा जरूर देंगे। नहीं तो ये क्या होता है, लिंक या कनेक्शन जब टूटता है ना, आप 6 महीने बाद वापस से उठोगे तो फिर से आपको एबीसीडी वापस से पढ़नी पड़ेगी। तो मिनिमम 1 घंटा हमने डेली देना चाहिए, तब जाके आप इसमें बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। थैंक यू राजीव सर फॉर कमिंग एंड शेयरिंग ऑल योर वंडरफुल इनसाइट्स ऑन लॉट्स ऑफ मिथ्स, काफी लोगों के क्लियर हुए होंगे। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हियर टुडे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, once again for inviting me on this platform. Thank you Thank you. once again. Thank you, Very much. everybody, for watching this wonderful podcast. And to watch more inspirational journeys and follow the right practices in occult sciences, please scroll through my YouTube channel and watch the series. Thank you, everyone.